एक कमरा है जहां चाय ठंडी होने से पहले एक लड़की की कीमत तय होनी है और आज वह लड़की बिकने से इनकार करेगी क्योंकि यहाँ रिश्ता नहीं होता, लड़की को तौला जाता है। और जिस दिन बेटी बोल उठे उसी दिन समाज घबरा जाता है। ये कहानी है रीढ़ की हड्डी, लेखक जगदीश चंद्र माथुर। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अंधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। बिछादू साहब, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछादू साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? ही हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। यह तख्त क्या चीज़ है? इसे सीधा कर, यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज़ पोछ ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लग गई है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। और दरी? दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए कहते हैं। और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके ये लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो हुआ क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के कौन पूछता है। इसी मारे मैंने पाउडर वाउडर सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप आधे तंज और आधी चिंता से, ना जाने कैसा इसका दिमाग है। आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ तो रहती, इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो। रामस्वरूप तेजी से उसकी बात काटते हैं। चुप चुप, तुम्हें अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही कहा था उनके सामने जिक्र ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब उगल रही हो। उनके आने तक ना जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं नहीं बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस मेरा काम मुझे बता दो। उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तैयार है ना? तभी रतन आता है। रामस्वरूप आ गया,
इधर ला, बाजा नीचे रख, चद्दर खोल, हाँ पकड़ इधर से। नाश्ता तैयार है, मिठाई कम खाएंगे इसलिए नमकीन बना दी है, फल रखे हैं, चाय तैयार और टोस्ट भी। मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? दुकान दूर है। अब बताओ रतन मक्खन लाए या यहाँ काम करे? दफ्तर का चपरासी भी नखरों के मारे। यहाँ काम ही कितना है, कमरा ठीक है, बाजा आ गया, नाश्ता ट्रे में रखा है, तुम्हें दे दूंगी, एक दो चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। हाँ, एक बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका लड़का। उमा से कह देना करीने से आए, लोग दकियानुसी हैं। गुस्सा बहुत आता है मुझे उनके ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे वकील, मगर लड़की चाहते हैं कम पढ़ी लिखी। और लड़का? बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। बाबूजी बाबूजी, क्या है? कोई आते हैं। अरे प्रेमा, वे आ गए। तू यहीं खड़ा है, गया नहीं मक्खन लाने? इधर से जा, अंदर से। और सुनो, उमा को समझा देना, थोड़ा गा देगी। प्रेमा जल्दी निकलती है, धोती बाजे से अटक जाती है। ये बाजा नीचे ही रख गया था कमबख्त। अच्छा तुम जाओ, मैं रख देता हूँ, जल्दी। आइए आइए, इधर तशरीफ लाइए। अरे ये बेंत दीजिए। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, तांगे वाला जानता था और हमें तो आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। आपकी बड़ी मेहरबानी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए मैंने भी आपके लिए खासी परेशानी कर दी। ये लीजिए, आप तो हमें कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक हैं। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी यही कोई 1-2 साल। 1-2 साल? हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। बात यह है साहब, यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप मुस्कुरा देते हैं। कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थीं। जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। रामस्वरूप सहमति में सिर हिलाते हैं। जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ, उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। जी हाँ, यह तो है ही। माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था। रंगीन ज़माना। शंकर भी हंसता है। गोपाल प्रसाद अचानक स्वर बदलकर सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत हो जाए। बिजनेस? ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ किस बात का है? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। स्वरूप के जाते ही गोपाल प्रसाद कमरे का आकलन करते हुए कहते हैं, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। अब पता चले लड़की कैसी है। जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो।
तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में रामस्वरूप को चाय की ट्रे लेकर आते देख गोपाल प्रसाद अपना भाव बदल मुस्कुराते हैं। आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप भी चाय डालते हुए प्रसन्नता से कहते हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद ही नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप सहमति से सर हिलाते हैं। कहते तो आप सही हैं। सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप ने दिलचस्पी से पूछा, वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स? खूबसूरती पर टैक्स? मजाक नहीं साहब, यह एक ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले भी चू ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसे आमदनी बढ़ती है। वाह वाह, खूब सोचा आपने। लीजिए, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में दखल देते हुए कहते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है, हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है? जी हाँ, वह तो आप देख लीजिएगा। देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। और जायचा तो मिल ही गया होगा। जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला ही समझिए। यह ठीक कहा आपने, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंकते हैं। क्या? गोपाल प्रसाद स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर भी सहमति जताता है। जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप सफाई देते हैं, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद अपनी बात पर जोर देते हुए कहते हैं, और क्या साहब, कुछ लोग कहते हैं कि बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए, लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम पढ़ना है। अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, पॉलिटिक्स पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। रामस्वरूप भी हंसते हैं। जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। कुछ बातें दुनिया में सिर्फ मर्दों के लिए हैं, अरुचि तालीम भी उनमें से एक है। रामस्वरूप शंकर और गोपाल प्रसाद को कुछ और लेने का आग्रह करते हैं। शंकर सकुचाता है। गोपाल प्रसाद हाथ रोककर कहते हैं, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप थोड़ा झिझकते हुए कहते हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, टोस्ट नहीं थे, मक्खन? अरे नाश्ता ही तो करना था साहब। गोपाल प्रसाद बात को टाल देते हैं। तभी रामस्वरूप ऊंची आवाज़ में अपनी पत्नी प्रेमा को कहते हैं, अरे ज़रा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊँ आपके लिए? जी नहीं। पान की टचरी हाथ में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। यही है आपकी लड़की, लाओ बेटी पान मुझे दो, रामस्वरूप कहते हैं। उमा पान की टचरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर कोट जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटा चौंक उठते हैं। चश्मा? जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? गोपाल प्रसाद ने स्पष्टता से कहा। नहीं साहब, वह मैंने अर्ज किया ना। बैठो बेटी। वहीं बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे बाजे के पास। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है?
जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है और थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक विश्वास से उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते अचानक रुक जाती है। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा, रामस्वरूप ने कहा। गोपाल प्रसाद तभी कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। अभी ठहरो बेटी, गोपाल प्रसाद ने उसे टोका। थोड़ा और बैठी रहो उमा, रामस्वरूप ने भी उमा को बैठने का इशारा किया। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप है। तभी रामस्वरूप जवाब देते हैं, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद अपना प्रश्न आगे बढ़ाते हुए पूछते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? उमा को चुप देखकर रामस्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा अभी भी चुप है। रामस्वरूप उमा को इशारा करते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। जवाब दो उमा। उमा को कुछ न बोलता देख रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं, ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद रूखी आवाज़ में रामस्वरूप को टोक देते हैं, ज़रा इसे भी तो बोलने दीजिए। उमा देखो, ये क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। उमा, उमा, रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद गुस्से में आ जाते हैं। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए क्या मुझे यहाँ बुलाया था? और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। उमा की आवाज़ तेज हो जाती है। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। शंकर खड़ा हो जाता है। लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? गोपाल प्रसाद कठोर स्वर में उमा से पूछते हैं। जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा, उमा, रामस्वरूप उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े हो जाते हैं। बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी, कहाँ है? मैं चलता हूँ। बीए पास? ओफो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलें। जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के की आंखों में बुझी हुई शर्म थी। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप निराशा से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा का स्वर कांपा नहीं। वह पहली बार अपने आंसुओं के साथ सीधी खड़ी थी। कुछ आवाज़ें दीवारों से टकराकर नहीं लौटती, सीधे सोच में उतरती हैं। कभी कभी बेटी का बोलना घर नहीं तोड़ता, घर को रीढ़ देता है। आप सुन रहे थे कथा कोश से कहानी रीढ़ की हड्डी। दोस्तों, मेरा लक्ष्य कथा कोश के माध्यम से उन कहानियों को आपके सामने लाना है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। अगर इस कहानी ने कहीं भीतर दस्तक दी हो तो कमेंट में लिखिए, आपकी नज़र में असली रीढ़ क्या है?
आज अगर आप उमा की जगह होते तो आप क्या कहते? मैं हूं अपराजिता परम, जल्दी ही मिलूंगी अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।